प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है राष्ट्र संघ, ना कि पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूएनओ के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ सिंपल राष्ट्र संघ के बारे में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न ही हमारे एग्जाम में गलत होते हैं। तो राइट आंसर है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1920 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में था। तो याद रखना है ऐसे प्रश्नों को जो बहुत बार पूछे जाते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? जो कर्नाटक में अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, तो आपको बताना है कि कर्नाटक के सीएम कौन हैं, कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन हैं। इन सबको आपको कमेंट में बताना है। अब है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? आपने आंसर सोच लिया होगा। राइट आंसर है आम्र वर्षा कहते हैं कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु को। और कर्नाटक में क्या है, हट्टी सोने की खान कहाँ है? हट्टी खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो हट्टी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। और हट्टी खान कहाँ है? हट्टी खान कर्नाटक में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में केरल और कर्नाटक राज्य में मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये वर्षा आम के फल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। इनको याद रखना है क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न रिपीट होते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जहां अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी देख लेते हैं कि साधारण बहुमत से कौन कौन से संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं। आपको पता है कि मुख्य रूप से 3 प्रकार से संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि साधारण बहुमत से कौन कौन से संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं आर्टिकल 368 के अनुसार। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाता है कि राज्यों का प्रवेश या गठन कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया जाता है? तो आप कहोगे साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है राज्यों का प्रवेश या गठन। उसके बाद नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का जो परिवर्तन है, ये भी आपके साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, ना कि विशेष बहुमत के द्वारा। तो याद रखना है। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, ये भी आपके साधारण बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। और संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आपके साधारण बहुमत के द्वारा किए जाते हैं संवैधानिक संशोधन। इनके लिए किसी भी प्रकार के विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है, ना किसी राज्यों के इंटरफेयर की कोई ज़रूरत होती है, बल्कि साधारण बहुमत से ये पारित हो जाते हैं। ये जो आपके साथ दिए गए हैं यहाँ पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है। संसद में गणपूर्ति के संबंध में संशोधन, ये भी आपका साधारण बहुमत से होगा। और नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, ये भी साधारण बहुमत से किया जाएगा और इसमें राज्य का कोई भी रोल नहीं होता, याद रखना है। और निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण निर्धारण, ये भी आपका साधारण बहुमत से किया जाता है। तो इन जो 7 पॉइंट हैं, इनका ध्यान रखना है। इनका जो संवैधानिक संशोधन है वो साधारण बहुमत से किया जाता है आर्टिकल 368 के अनुसार। आपको देखना है आज अपनी बुक में आर्टिकल 368 के अनुसार कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हैं और किस में कौन सा जो इम्पोर्टेंट होंगे संवैधानिक संशोधन, उनको एक बार देख लेना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, याद रखना है। अब हम नाम देख लेते हैं कुछ संवैधानिक निकायों के, जैसे निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हैं, वित्त आयोग, इन सब का संविधान में वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राजभाषा आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं, इनको याद रखना है। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया है। ये सांविधिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखना है। संवैधानिक निकाय वो हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, लेकिन महिला आयोग का जो राष्ट्रीय महिला आयोग का है उसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है और इसकी स्थापना 1992 में हुई है, याद रखना है। ये सांविधिक निकाय है।
अब प्रश्न है, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो संसद बना सकती है नागरिकता के संबंध में कानून आर्टिकल 11 के अनुसार, इसको याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में बताया गया है। आर्टिकल 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। भारत का संविधान ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता का उपबंध रखता है, यानी अमेरिका की तरह यहाँ 2 नागरिकता नहीं होगी, ब्रिटेन की तरह एक ही नागरिकता होगी, याद रखना है। अब बहुत ही अच्छा है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 57 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में हुआ है आपका विक्रम संवत। बहुत बार पूछा जाता है, ये सब रिपीटेड प्रश्न हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो अगर हम बात करें संवत, हिंदू पंचांग में संवत गणना की प्रणाली का नाम है। ये संवत 57 ईस्वी पूर्व में आरंभ होता है विक्रम संवत, जो हिंदू पंचांग के अनुसार माना जाता है। इसके प्रणेता हैं सम्राट विक्रमादित्य, याद रखना है। इसके अनुसार 12 महीने का 1 साल और 7 दिन का 1 सप्ताह रखने का प्रचलन है। और विक्रम संवत किसने शुरू किया, ये आपको याद रखना है, सम्राट विक्रमादित्य ने, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम है विक्रम संवत। और इसको आपको याद रखना है, ये प्रारंभ हुआ था, तो ये 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। आपको कमेंट में बताना है शक संवत कब प्रारंभ हुआ और इसको किसने प्रारंभ किया और शकों को किसने पराजित किया। इन सब के आंसर आपको लिखने हैं क्योंकि इनका आंसर एक ही है। अब प्रश्न है, निम्न में से सबसे पहले किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले किसने कहा, मतलब किस वाद में ये बात आई कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी यूनियन विवाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, बेरूबारी यूनियन वाद में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1000 बार रिपीट हो चुका है और इसमें आपके 4 प्रश्न यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, एचुरी बनाती है? तो राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कौन सी दिशा में बहती है? ये 3 पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक पर्वत से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। याद रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन दिए जाएंगे और नर्मदा होगा तो नर्मदा में टिक करना है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में, याद रखना है। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वार नद मुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, धोलावीरा में मिले हैं जलाशय के प्रमाण। बहुत ही अच्छी व्याख्या है, धोलावीर नामक पूरा स्थल से जलाशय का साक्ष्य मिला है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ये एकमात्र पूरा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है और यहाँ पर मिले हैं जलाशय के साक्ष्य। और कमेंट में बताना है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप बताइए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपसभापति या राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को? तो दोस्तों, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो किसे करेगा अपना त्यागपत्र? वो देगा राष्ट्रपति को। अगर यहाँ होता कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा तो सब टिक कर देते राष्ट्रपति, जो राइट होता। लेकिन यहाँ एग्जामिनर खेल गया और बहुत से लोग इसको गलत कराते हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, याद रखना है। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो राइट आंसर होगा 6।
वर्तमान समय में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। और व्याख्या की ओर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अनुसार 5 क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना है वर्ष 1956 में की गई थी। 1956 के अधिनियम के तहत की गई थी, जिसमें है दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्रीय परिषद। जबकि एक नई परिषद जोड़ी गई जिसका नाम था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। इसका जो गठन किया गया वो 1971 के अधिनियम के द्वारा किया गया और वर्ष 1972 में ये नई जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है ये अस्तित्व में आई। तो प्रश्न बनता है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा 1972। अगर अधिनियम पूछे तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया, यानी 1971 में अधिनियम आता है और 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थापना होती है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। वर्ष 1956 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का ईयर आपको याद रखना है। 1971 में इसका अधिनियम आया था और 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए प्रश्न है वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। ये हो चुका है, तो 6 क्षेत्रीय परिषद हैं वर्तमान समय में। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है GDH कोल का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, याद रखना है। अब थोड़ा देख लेते हैं अनुसूची के संबंध में। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो प्रश्न है संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। अब हम देखते हैं कि समवर्ती सूची के संबंध में समवर्ती सूची में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं वर्तमान समय में, मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है। तो समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है, दोनों को ये अधिकार प्राप्त है, इसलिए समवर्ती सूची है खास। समवर्ती सूची में आपका आता है दंड विधि के संबंध में कानून बनाना, और सबसे इम्पोर्टेंट है विवाह। विवाह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, याद रखना है। और व्यापार संघ भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है ट्रेड यूनियन किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे समवर्ती सूची। श्रमिक संघ, श्रमिकों के कल्याण से संबंधित जो विषय हैं वो यहीं पर आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। ट्रेड यूनियन बहुत बार पूछा जाता है, तो ट्रेड यूनियन को याद रखना है और विवाह को भी याद रखना है और दंड विधि को भी याद रखना है। दंड विधि, विवाह और व्यापार संघ यानी ट्रेड यूनियन, ये सब आपके आते हैं समवर्ती सूची में, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंदर नहीं है, तो अब देखिए समवर्ती सूची में कौन सा विषय नहीं आता है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन डी है ट्रेड यूनियन। अभी हमने देखा था कि ट्रेड यूनियन आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, मिलावट भी समवर्ती सूची के अंदर आता है, और दिवालियापन और दिवाला ये भी आता है आपका समवर्ती सूची के अंदर। लेकिन जो स्वास्थ्य के मसले हैं वो आते हैं आपके किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके राज्य सूची के अंदर, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका नहीं है, ये अलग है, लेकिन जो इसका जो आंसर है जो स्वास्थ्य वो राज्य सूची का विषय है, जबकि दिवालियापन, मिलावट और ट्रेड यूनियन ये सब आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। अब प्रश्न बहुत ही अच्छा है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, तो राइट आंसर है संसद, याद रखना है। व्याख्या की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन, अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो संसद से स्टार्ट होगी, याद रखना है। तो संसद बहुत ही पावरफुल चीज़ है, इसे मजाक में नहीं लेना है। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, ये पॉइंट भी याद रखना है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है,
तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बैलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि बैलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है बैलाडीला श्रेणी बस्तर जिले में। अब बस्तर जिला कहाँ है आपको बताना है। जिसको पता होगा कि बैलाडीला खान कहाँ है वो इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि बैलाडीला जो खान है वो छत्तीसगढ़ में है, याद रखना है। और जो बैलाडीला की जो खान है वो आपके लोहे के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है? बस्तर में, याद रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना पूछे तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना की गई है वो 1992 में की गई है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में हुई। और इसमें जो कुल सदस्य हैं अगर हम बात करें तो 193 सदस्य हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना है इसके सदस्यों की संख्या और इसका स्थापना वर्ष। अब प्रश्न बहुत ही अच्छा है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई और फ्रांसीसी क्रांति से भारतीय संविधान में कौन सा नारा लिया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति आपकी प्रारंभ हुई है 1789 से। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस से शुरू हुई। ये क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही के विरुद्ध थी। तो आपसे पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति से कौन सा नारा लिया गया है, ये आपको कमेंट करना है। आप कमेंट कर देंगे क्योंकि आपको इसका आंसर पता होगा। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी है? तो 73% है भारत की साक्षरता, जिसमें पुरुष की जो साक्षरता है वो 80.9% है, जबकि महिला की जो साक्षरता है वो 64.6% है। तो याद रखना है 80.9% यहाँ पुरुषों की साक्षरता है और महिला साक्षरता 64.6% है। और जो टोटल जो भारत की साक्षरता है वो 73% है, 73% है। पुरुषों की साक्षरता आपको याद रखना है 80% है और महिलाओं की साक्षरता यहाँ 64% है। तो ये थे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। इसी प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।